बातचीत करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले चौधरी आफताब अहमद से। इलाके का कितना विकास हुआ, सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाने वाला मेवात कब अपनी इस तस्वीर को बदल पाएगा और कब यहाँ की जनता को विकास के वो तमाम मसाले मिल पाएंगे या विकास के वो तमाम राहें मिल पाएंगी जो प्रदेश के अन्य जिलों को मिल पाई है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आफताब अहमद का। बहुत स्वागत है आफताब जी। शुक्रिया जी। चलिए, तो MH1 एक्सप्रेस में सवारी करेंगे आज आफताब अहमद, तमाम सवालों का देंगे जवाब। चलिए, तो MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं आफताब अहमद। मेवात में समस्याएं क्या है, मेवात की जनता क्या चाहती थी और मेवात की जनता को मिला क्या, तमाम सवालों का जवाब हम आफताब अहमद से लेंगे। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आफताब जी। शुक्रिया जी। MH1 का और आप सब लोगों का एक नए कंसेप्ट में इलाके को विकास के लिए और इलाके में क्या क्या हो उसके लिए एक नई पहल जो कर रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। अमूमन बैठ के स्टूडियो में ही वो हो जाती है, लेकिन एक धरातल पे जाके विकास को देखना, समस्याओं को देखना और सच्चाई को उजागर करना, उसके लिए पत्रकारिता का मुख्य मैं समझता हूँ दायित्व होता है, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। आफताब साहब, गुरुग्राम से सटा हुआ, फरीदाबाद से सटा हुआ इलाका है, लेकिन देश के सबसे पिछड़े इलाकों में मेवात की आज भी गिनती होती है। ये एक जो ठप्पा है, क्या आफताब अहमद को ये व्यक्तिगत तौर पर अच्छा लगता है? देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एक तरफ गुड़गांव जो दुनिया में अपनी एक पहचान बना चुका है और गुड़गांव ज़िले का हिस्सा होके हमारा इलाका पिछड़ा रहा, उसके लिए एक नहीं अनेकों कारण हैं, लेकिन अच्छा लगने के बजाय हमें इस चीज़ की बड़ी आत्मगलीनता होती है कि किस तरीके से सरकार इन मुद्दों को, इस इलाके के मुद्दों को और इस इलाके के विकास के प्रति अपना जो है रुख, अपनी उदासीनता कब तक जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर इस इलाके के साथ भेदभाव कर रही है। और जो आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो, इन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तो बनाया, 1 रुपये का कोई फंड नहीं आया उसमें, कोई अधिकारी नए जो है वो तो लगाए क्या। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई उच्च अधिकारी नहीं है, आज सिविल सर्जन हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जो परमानेंट डायरेक्टर के बजाय अस्थाई डायरेक्टर पिछले 4 साल से जो है लगातार चल रहा है। यदि हम विधानसभा में भी इस बात करते हैं, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और इस इलाके के साथ जो इस इलाके की विकास की, प्रगति की जो भी परियोजनाएं थी कांग्रेस के समय की, उनको इन्होंने रोकने का काम किया है, ना कि उनको बढ़ाने का काम किया। आफताब साहब, आपने कहा कि वर्तमान सरकार भेदभाव कर रही है विकास में। आपके परिवार की 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर राजनीति की है, यहाँ के लोगों के जीवन शैली में तब भी कोई खास परिवर्तन नहीं था, ऐसा क्यों? जिम्मेदारी आपको भी मिली थी, आप उतनी तस्वीर क्यों नहीं बदल पाए? तब तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी थी। 5500 करोड़ रुपए 2005 से लेकर 2014 तक, मैडम, सत्ता में रह के या सरकार में रह के ही आप विकास कर सकते हो, विधायक बन के नहीं कर सकते। विधायक बन के जनता की आवाज को बुलंद कर सकते हो, जो कि हम बखूबी करते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे आपने मेरा सवाल शायद ठीक से नहीं सुना आफताब अहमद साहब। जब आपकी सरकार सत्ता में थी, जब आपकी सरकार सत्ता में थी, उस वक्त भी जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मेवात सबसे पिछड़े इलाकों में था। तस्वीर तब आपने क्यों नहीं बदली? ये जो मैंने आपको बताया, मेडिकल कॉलेज जो बनाना था वो यही जरूरी था, ये इसीलिए देख के बनाया था। कांग्रेस ने इस बात का और हमने इस बात का संज्ञान लिया था, इस इलाके को जरूरत है। अस्पताल तो यहाँ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का बनाया जाना अपने आप में एक इतिहास है। और मैं इस बात को रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ कि आप देख सकते हो हरियाणा में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज जो बने हैं, उसमें किस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है और किस तरीके से यहाँ के मेडिकल कॉलेज की अनदेखी हो रही है। यहाँ जो डॉक्टरों का अतिरिक्त भत्ता हमने देने का कहा था, क्योंकि यहाँ के कोई डॉक्टर सेवा नहीं देना चाहते थे, वो भी अब 1 साल से इन्होंने मतलब लंबित रख रखा है। आपके सामने हम मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं,
मेडिकल कॉलेज जो बनाया था, एक भव्य ऐसा बनाया था जिससे लोगों को यकीन नहीं था कि इस इलाके में भी इतनी भव्य कभी इमारत बन के और मेडिकल कॉलेज के रूप में लेगी। बच्चे भी आए, स्टाफ भी आया, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से आज वो मेडिकल कॉलेज जो है अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। प्रयास करे गए प्रयासों को किस तरीके से जो है इस सरकार ने विफल करने का काम किया है, और इस सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो मानसिकता है, जो जिस तरीके से इस इलाके को जो विकास देने की जो इनकी प्रतिबद्धता बनती है, उसमें इस सरकार विफल रही है और यहाँ के लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, हमने विधानसभा में भी देखा आपने मेवात से जुड़े तमाम मसलों को समय समय पर उठाया है। मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि समान विकास हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, पारदर्शी सरकार है, और आफ्ताब अहमद है कि मानते नहीं है। मैं कैसे मान लूं इस बात के लिए? आज तक मुख्यमंत्री एक दिन के लिए 15 मिनट के लिए मेडिकल कॉलेज आते हैं बाहर से, और उसमें भी डायरेक्टर से मतलब अपनी उसका पूछ के चले जाते हैं। हेल्थ मिनिस्टर तो इस इलाके में आए आज तक, वैसे तो वो जाके अस्पतालों की टंकियां चेक करते हैं छत पे। यहाँ इतने बड़े मेडिकल कॉलेज हजारों करोड़ रुपए लग गया, उसमें आके आज तक झांके नहीं। क्या मतलब समझे हम उसका? यही समझे कि उनकी कोई दुर्भावना है इस इलाके के प्रति। 3 पीढ़ियां आपकी रही हैं राजनीति में, विधायक दल के उपनेता हैं, क्या इतनी भी नहीं चल रही है कि अपने इलाके का आप विकास करा सके? तो फिर ऐसे विधायक जो पहली बार बने हैं अहमद साहब, डरते तो विधानसभा में आपकी पार्टी के अन्य विधानसभा में और मतलब इतनी आवाज बुलंद करके, और इस इलाके के साथ जब भी भेदभाव होता है उस बात को बुलंद करने की हिम्मत रखते हैं। हम आगे भी रखेंगे, और एक बात बताते हैं, हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं जी। हमने करके दिखाया है और आगे भी आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं एक बात आपके रिकॉर्ड पे कह सकता हूं, चाहे राजनीति से ऊपर उठ के इस इलाके के कोई भी विकास की बात हुई हो, कोई भी किसी तरह की बात हुई हो, अगर सरकार करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि सभी लोग एकजुट हैं, कमोबेश। अगर हम कांग्रेस की भी बात करते हैं, आफ्ताब अहमद क्या ये महसूस करते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? शैलजा गुट की अलग चलती है, हुड्डा गुट की अलग चलती है। बहुत पहले जब तंवर साहब थे, रो रो के पार्टी छोड़ दी उन्होंने। जो एक डैमेज हुआ है वो कंट्रोल हो पाया है, और अगर नहीं हुआ तो उसका खामियाजा क्या कांग्रेस भुगत रही है? मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं, कांग्रेस एकजुट है। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व एक हैं। नहीं, शीर्ष नेतृत्व, मैं मानती हूँ आपका शीर्ष नेतृत्व एक ही है, वो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आपका शीर्ष नेतृत्व एक ही है, चेहरा कोई भी हो। वो मत बताइए आफ्ताब अहमद साहब, मैं हरियाणा कांग्रेस की बात कर रही हूँ। हुड्डा साहब को बात कर रहा हूँ, हुड्डा साहब को अलग बुलाया जाता है, शैलजा जी को अलग बुलाया जाता है। मैडम, कांग्रेस पार्टी है, हमारे संयुक्त कार्यक्रम भी होते हैं, हमारे अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं। पार्टी को जिस तरीके से मजबूत करना, कई ऐसे संयुक्त कार्यक्रम रहे, नेता जो है इकट्ठे होके उसमें करते हैं। आफ्ताब जी, या तो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर वो नहीं कह रहे हैं। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसकी मैं आपको लिखित ऑन रिकॉर्ड जानकारी दे सकती हूँ। अगर हुड्डा गुट ने बुलाई है, शैलजा नहीं पहुंची है, जबकि वो पार्टी का कार्यक्रम था। शैलजा जी का कार्यक्रम है तो हुड्डा जी नहीं पहुंचे। इसे आप ठुकराइए मत, क्योंकि ये पार्टी का डैमेज है। आप इस बात को क्यों इस तरीके से करते हो? कांग्रेस के कार्यक्रम है, कांग्रेस के कार्यक्रम है, और किसी नेता के कार्यक्रम नहीं होते। कांग्रेस के कार्यक्रम में सारे नेता होते हैं, और जहां तक आप बात करते हो, आपको कांग्रेस की गुटबाजी नजर आती है। आपको बीजेपी में जो मुझे सब नजर नहीं आती। अहमद साहब, आप कांग्रेस से जुड़े, मैं कांग्रेस से जुड़ा आपसे सवाल पूछूंगी। मैं क्यों कहूंगी कि बीजेपी में सिर फुटा हुआ है? मैं तो आपसे आपका ही जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी। आप जो है इस बात को भी नकार देंगे आज के दिन की कांग्रेस की 31 सीट आई थी हरियाणा में। मैं तथ्यों को नकारना, जबकि हमारी आपकी मीडिया ने क्या कहा? मैं क्या कह रहा हूं? आपकी मीडिया ने क्या प्रचार प्रसार किया था? नहीं, आपकी मीडिया ने क्या प्रचार प्रसार किया था? 70 पार, 75 पार, 80 पार, और हकीकत क्या निकली? लेकिन असलियत जनता ने दिखा दी। तो इसलिए मैं कहूंगा कांग्रेस एकजुट है जी। कांग्रेस में किसी तरह की कोई फूट या किसी तरीके की नहीं है, जिसको आप मीडिया जो है उसको प्रचार करने में कभी चूकता नहीं है। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, कांग्रेस ने पहले भी हरियाणा प्रदेश का एकजुट होके, चाहे वो चौटाला है, चाहे वो अन्य पार्टी है, आज के दिन बीजेपी है, हम उनका मुकाबला करेंगे। और जनता की जो आज मंशा है उसके अनुरूप हम सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस को इस प्रदेश की
सत्ता में वापस लेके आने का काम करें। जी ठीक है आफ्ताब जी, मेरा सवाल शायद आपको नागवार गुजरा हो, लेकिन ये मेरा काम है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमने 70 और 75 पार का नारा दिया, ये हमारा नारा नहीं था, ये बीजेपी का नारा था। तीसरी चीज़ जो सबसे आपने अहम कही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, आपका बीजेपी का सिर फुटबॉल नहीं दिखता, हमें दिखता सब कुछ है। वो दीगर बात है कि कांग्रेस उस चीज़ से मुकर जाती है और कहीं ना कहीं आप इस बात को मानेंगे कि बीजेपी उस चीज़ को ठीक करने का काम करती है। अगर कांग्रेस उसको ठीक करने का काम करती तो आज जो दुर्दशा पूरे देश में झेल रही है कांग्रेस, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, मेवात के विकास की बात कर लेते हैं। मेवात के विकास की बात आप कर रहे हैं कि अभी जो है स्पीड ब्रेकर लग गया है। कुछ और कांग्रेस के मैं विधायकों से मिली थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि समान विकास जो है वो क्षेत्र का नहीं हो रहा है। कितना इत्तेफाक आफ्ताब अहमद भी रखते हैं, मुख्यमंत्री से आप मिलते हैं, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? मीटिंगों में जो चीज तय हो जाती है मुख्यमंत्री के जो है अध्यक्षता में, उन चीजों पे, उन्हीं परियोजनाओं पे मेवात का तो काम ही नहीं होता। और उस बात को याद भी दिला दिया जाता है, विधानसभा में याद दिला जाता है उस बात को बड़ी बेरुखी से और बड़ी, क्योंकि सब मुख्यमंत्रियों को अब अच्छी मीठी मीठी बातें या अच्छी लगती है, कड़वी बात सच्चाई तो उनको चुभती है। अहमद साहब, ऐसे कौन कौन से काम हैं अभी भी मेवात में जिन कामों को आप करवाना चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं? वो भी तब जब आपके पास भी एक खलिश होती है कभी कभी मन में कि आफ्ताब अहमद ये काम करवाना चाहता था, वो काम हो नहीं पाया। ऐसे कौन कौन से काम हैं इस क्षेत्र में जो देखे जाए इस वक्त सबसे बड़ा जिसने विकराल रूप लिया है? बुनियादी समस्याएं तो खैर इस क्षेत्र में ही है, रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली ये सब कुछ तो आई है, इसके अलावा ऐसी कौन सी समस्याएं? सबसे पहले कहूँगा कि आप इस अरावली की तलेटी पे, इस इलाके में इन बिल्डिंगों का, हॉस्पिटल का, यहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स का, यहाँ के फैकल्टीज़ का, फैकल्टी हाउस का, हॉस्टल का, यहाँ के रेजिडेंशियल सेक्टर का आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक भव्य निर्माण इस इलाके में हुआ। और उसकी मंशा यही थी कि इस इलाके में, और इस इलाके के लिए नहीं, अन्य जिलों में, यूपी लगता है हमारे साथ, राजस्थान राज्य लगता है, उस के जो है यहाँ के लोग आके, आखिर हम एक ही देश के सारे लोग हैं, इसलिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। और उसकी जो शुरुआत हुई थी, मैं कह सकता हूँ बड़ा फक्र हुआ था हमें इस बात के लिए। बाहर से आके लोग जो है यहाँ सारी सुविधाएं, जो चिकित्सा के लिए लाखों रुपए खर्च करते थे पहले, वो फ्री में यहाँ होने लगे थे, बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे थे। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए, मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो डॉक्टर्स की होती है। आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स आज यहाँ मौजूद नहीं है, छोड़ के चले गए। वो इसलिए कि यहाँ एक अतिरिक्त भत्ता दिया जाता था राज्य सरकार के, उसको लेट कर देते हैं, जिससे सरकार लेट करती है तो उससे उनको असुरक्षा होती है और वो इस नौकरी को छोड़ के, डॉक्टर नहीं हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में आज के दिन ये हालत है कि ऑपरेशन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? आज पट्टियां तक नहीं है इनके पास। आज तो इनके पास एक जो है ग्लूकोज की बोतल भी बाहर से आती है, आज इनके पास दवाई देने को जो है एक भी नहीं है। और यही बदहाली कहती है कि कोई भी पेशेंट जब आता है इमरजेंसी से, या तो रोहतक रेफर कर दिया जाता है या दिल्ली के लिए रेफर कर दिया जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इनकी मानसिकता जो है इस मेडिकल कॉलेज को सुचारू रूप से चल सके, और इनको खलिश शायद इस बात की है कि सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़े पैमाने पे यहाँ एक चिकित्सा सुविधा क्यों दे दी और इसको हम बंद कर दें, ऐसा लगता है। तो मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ मीटिंग लेके गए थे और उसमें रिकॉर्ड में कह के गए थे कि रेडियोलॉजिस्ट जो 2015 से आज तक नहीं है, उसकी हम यहाँ बढ़ा के तनख्वाह लगाएंगे। लेकिन उस बात को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे आपने कहा कि चिकित्सा की बात कर ली, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बड़ा मसला है आफ्ताब अहमद साहब। मेवात की जनता हमेशा से यही जानना चाहती है, हमेशा से यही पूछती है, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, देखिए जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में रहे या फिर विपक्ष में रहे, जिम्मेदारी होती है। जो तकलीफ़ है जनता की, पीने के पानी की समस्या, इन तकलीफ़ों का जिम्मेदार आखिरकार नेताओं को ही माना जाता है। आफ्ताब अहमद
मैं एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करवा पाए यहाँ की जनता के लिए, जिसका दर्द स्वयं आपको है? हम तो यही हमारे मन में दर्द है कि हमने सारी परियोजनाएं काश अपने समय में पूरी कर दी होती अपनी। इन्होंने तो नया कुछ करना नहीं था। ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल 2013 में जमीन दे दी, आज 2023 है, 10 साल, एक ईंट नहीं लगी। छपेड़ा में रिकॉर्ड की बातें हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में हमने मंजूर कर दिया, आज 10 साल बाद एक 2-3 मंजिला जो है, अभी हम चलेंगे, आप वहां भी चलेंगे, वो अधूरी पड़ी है। कोटला ड्रेन, कोटला लेक जो है, उसको हमने विकसित करने के लिए उसकी जमीन एक्वायर करके उसे दे दी थी। आज उस जमीन को एक्वायर करके भी छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें अवरोध बन के खड़े हुए, और 10 साल से 9 साल से इस सरकार से उन अवरोधों का पूरा नहीं करा गया। तो मन में खलिश इसी बात की होती है, काश इन चीजों को, इन सारे जो है, हम जल्दी करके, हमने सोचा था क्योंकि परियोजनाएं चलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं और ये पूरी होंगी, लेकिन इस सरकार ने अपनी जो है, मैं कहूँगा अपनी एक सोची समझी सोच ही कह सकता हूँ कि उसके तहत इन कामों को रोकने का काम किया। ठीक है। विज साहब, बीते दिनों अगर हम अनिल विज साहब की बात करते हैं तो बड़ा तंज कस रहे थे, कह रहे थे कि आफ्ताब अहमद साहब के कुनबे के लोग ही बीजेपी में आने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार बैठे हैं, तो जो अपना कुनबा नहीं संभाल रहे हैं वो कांग्रेस को क्या संभालेंगे? मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, हमारे परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो बीजेपी में जाने को इच्छुक हो। बीजेपी में तो अपने आप ही लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई नहीं है किसी तरीके का। मानी हुई बात है मेवात के लिए, आफ्ताब अहमद साहब के चूँकि बहुत कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गुड़गांव से फरीदाबाद की बात करते हैं, और इस इलाके में बेरोज़गारी भी एक बड़ी समस्या है। इस इलाके में क्या, अगर हम कमोबेश पूरे हरियाणा में देखते हैं आफ्ताब अहमद साहब, तो मेवात के युवाओं को रोज़गार की दिशा में और अग्रसर करने के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोज का मेव में कांग्रेस के समय में डेवलप करी गई थी, और मुझे बड़ा खेद होता है कि 8 साल तक इस सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, कोई एक भी निवेश नहीं। अब एक फैक्ट्री जाके लगी है, और इसके साथ साथ खनन का यहाँ बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए हमने सदन में भी, बीजेपी के मुख्यमंत्री से भी हमने बार बार कहा कि आप जो अरावली का प्रतिबंधित क्षेत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के तहत नहीं हैं, कम से कम उसमें जो है खनन का कार्य शुरू कर दिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को अपने जो है रोजगार का, अपने व्यापार के लिए मिल सके। बड़ी अहम बात आफ्ताब साहब आपने कही है, खनन, खासतौर पर अवैध खनन की बात करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मसला आपने उठाया। पिछले काफ़ी समय में हमने देखा किस तरह की वारदातें हुई हैं, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि अधिकारियों को कुचल कर मार दिया गया। अवैध खनन का इतना ज़्यादा बोलबाला है, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे रुकेंगी? मैं कहता हूँ एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जी, उसके लिए हमें भी खेद है, और जहाँ जहाँ भी मैं आपको बताऊं, जहाँ जहाँ भी अवैध खनन होगा, अवैध खनन वाले इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो यही इलाका नहीं है, क्योंकि चोरी करना अपने आप में, चोर जो है वो किसी तरह के। लेकिन आप मानते हैं कि उनको संरक्षण मिलता है? नहीं, कोई संरक्षण नहीं मिलता। सरकार और पुलिस का संरक्षण मिलता है। किस तरीके से एक टीवी चैनल को उन्होंने अपना वो दिया था, उसी के खिलाफ मुकदमा बना दिया। जी। तो आप समझ सकते हो, पुलिस अपनी विफलताएं, सरकार अपनी विफलताएं छुपाने के लिए, हाँ। और सरकार क्यों नहीं ऐसी नीति बनाती कि जहां प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है वहां खनन की इजाजत दे। कहते हैं, खनन मंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते करेंगे, लेकिन असल में जो रोजगार यहाँ मिल सकते थे, उन रोजगारों को बंद करने का काम किया है। यहाँ हमारे बहुत बड़े एक वर्ग था जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, लेकिन पीछे देखा गया कि और 19-20 जिलों में तो ट्रक अधिनियम के कानून कुछ और हैं जी, और इस जिले में ओवरलोडिंग का और उनको चालानिंग का जो है
उसका कुछ और ही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लेते हैं। अभी हम सत्ता पक्ष के तमाम लोगों से मिल रहे थे, तो जब मैंने उनसे पूछा कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली है उससे क्या बीजेपी को इफेक्ट हो रहा है, तो सबने नकार दिया कि राहुल जी की यात्रा का कोई असर नहीं है, कोई बूम नहीं है और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर आफ्ताब अहमद और पार्टी के स्तर पर क्या आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इतना कारगर साबित होगी कि आने वाले समय में कांग्रेस के जो बंद रास्ते हैं वो खुल पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा 14-15 राज्यों में से गुजरी जी। 3570 किलोमीटर पैदल चले, एक बहुत बड़ी तपस्या करके राहुल जी और उनके साथियों ने, कांग्रेस पार्टी ने वो यात्रा संपन्न करी और एक मैसेज दिया, एक लोगों में विचार दिया, एक लोगों में इस बात का दिया कि देश को एकजुट रहने की जरूरत है, हमें नफरत से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हमें बेरोजगारी से लड़ाई नहीं, हमें महंगाई से लड़ाई और आर्थिक असमानताओं के जो कारण हैं उनको पूछने के लिए और सरकार को किस तरीके का संरक्षण उनके लिए। और उसमें मैं कहूंगा कि उसी का नतीजा है कि किस तरीके से आज की घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम केंद्र में बीजेपी कांग्रेस से और राहुल गांधी जी से विशेष तौर पे डर कर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, उनके साथ किस तरीके से विपक्ष के तौर पे बोलने की पार्लियामेंट में इजाजत नहीं दी जाती। तो इसलिए मैं कहूंगा बहुत उसके सकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी और सामाजिक परिणाम भी उस भारत जोड़ो यात्रा के रहेंगे। आपने कहा कि विपक्ष जो है, या जब बीजेपी की अगर बात करते हैं, जब वो विपक्ष में थे तो जब महंगाई की बात आती थी तो सड़कों पर उतर जाते थे। अब बीजेपी यही कह रही है कि हमारे में इतना मादा था कि हम सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाते थे। विपक्ष में बिखराव है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है, इसी वजह से विपक्ष इतना कमजोर है कि बीजेपी के सामने कहीं भी खड़ा होने की ताकत नहीं है। इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। या आपको भी महसूस होता है कि विपक्ष को, उन प्रजातांत्रिक की मूल्यों आवाज को दबाया जा रहा है? कांग्रेस उन प्रजातांत्रिक मूल्यों को, उन संवैधानिक मूल्यों को सम्मान करती थी। भारतीय जनता पार्टी चाहे महंगाई और कर लें, उसका अपना ही तर्क दे देंगे। आखिरी का सवाल मेरा आपसे, आफ्ताब अहमद पर यहाँ की जनता ने हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। अब आने वाले समय में महज 1 साल में लोकसभा चुनाव भी है अहमद साहब, और उसके बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल है। कितना विश्वास आपको अपने काम पर है और कितना विश्वास आपको अपनी तमाम जितनी भी चीज़ें आपने विधानसभा में उठाई हैं या लोगों के बीच जब आप गए हैं, किन कामों को लेकर एक बार फिर से आप जनता के बीच में जाएंगे और कितना विश्वास आपको है कि जनता एक बार फिर से आपको मौका देगी? देखो, इसमें कोई दोहराए नहीं कि हमेशा यहाँ के इलाके की जनता ने हमें भरपूर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया है और आज हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हमें उनका सहयोग भी मिल रहा है, उनसे हमें जो है ऊर्जा भी मिल रही है। और हम एक बात कह सकते हैं कि अब जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार है उसका असली चेहरा देख चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता में रह के ये कोई प्रदेश का, मेरे अपने इलाके का तो क्या विकास करना, पूरे प्रदेश का विकास करने में विफल रही है। पूरी तरीके से ये सरकार जो है आज फेल हो चुकी है। और एक बात मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के चाहे युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे मैंने कहा समाज को एक दूसरे का जो ताना बाना इस हरियाणा में हमेशा इस बात के लिए जाना जाता था, इसको अगर तार तार करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने और उसकी जो है सत्ता की लालसा ने किया है, उसको अब समझ चुकी है। और अब आने वाले समय में इस इलाके ने तो अभी भी 100% अपना समर्थन कांग्रेस के लिए दिया था। मैं समझता हूँ पूरा हरियाणा अब की बार कांग्रेस के साथ रह के और इनके कुशासन और इनका जो नियत और नीति में जो इनके में खोट है उसको देख चुका है, उसको समझ चुका है, इसलिए इनको हटाने का काम करेगा, इनको सत्ता मुक्त करेगा। चलिए, तो ये सुन रहे थे आप आफ्ताब अहमद साहब को, कह रहे हैं कि
भेदभाव हो रहा है, विकास कार्यों में समानता नहीं है। हालांकि कांग्रेस की एकजुटता की बात और उसके बिखराव की बात को भले ही नकार रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर मानते हैं कि कुछ ऐसे दर्द हैं जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके भी मन में है कि वो जनता के लिए नहीं करा पाए क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। बहरहाल जनता का दर्द किसी भी नेता के दर्द से ज़्यादा बड़ा है। जनता आज भी विकास की उम्मीद में है और आगे भी विकास की उम्मीद की जाती रहेगी। आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद आफ्ताब अहमद पर किस तरह से बरसता है और कांग्रेस अपनी जड़ें इस पिछड़े इलाके में एक बार फिर से कैसे मजबूत करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही और चलते बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया अनुभव इस चर्चा के इस नई पहल के दौरान किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।